हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी रेडियोग्राफर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पार्ट सेकंड। इसमें हम कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पार्ट सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज डिस्कवर्ड एक्सरेज, मीन्स एक्सरेज की जो खोज है वो किसने की। ऑप्शन इज डब्ल्यू.सी. रोंजन, न्यूटन, आइंस्टाइन या जेम्स चैडविक। देखिए जो डब्ल्यू.सी. रोंजन है उन्होंने ही एक्सरेज की डिस्कवर की थी। इनका पूरा नाम है विलियम कोनार्ड रोंजन। क्या नाम है? विलियम कोनार्ड रोंजन। ठीक है, यदि पूछा जाए कब की थी तो कब की थी? 8 नवंबर 1985 में की थी। ठीक है, 8 नवंबर 1895 में डब्ल्यू.सी. रोंजन ने एक्सरेज को डिस्कवर्ड किया था। बात करें जेम्स चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था? देखिए एटम में न्यूट्रॉन्स होते हैं, यदि आपको पता होगा तो ये कोई एटम है। एटम के अंदर दो चीज़ पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जो उसमें से न्यूट्रॉन है जिसका कोई चार्ज नहीं रहता, उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और आइंस्टाइन ने किसकी खोज की थी? आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बोलते हैं अपन, उसकी खोज की थी, जो कि होते हैं E=mc², उसकी की थी। एंड न्यूटन इज़ द फोर्स की यूनिट होती है ये। ठीक है ना, न्यूटन ने 3 लॉज भी दिए थे। न्यूटन ने क्या किए थे? 3 लॉ दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करें कि एक्सरेज की किसने डिस्कवर किया था, तो यस डब्ल्यू.सी. रोंजन, एंड पूरा नाम है विलियम कोनार्ड रोंजन, और कब किया था? 8 नवंबर 1895 में। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट? वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की वेवलेंथ क्या होती है? देखिए सबसे पहले तो अपन बात करें वेवलेंथ क्या होती है। पहले अपन ये देखते हैं कि एक्सरेज होती क्या है। एक्सरेज देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ इस तरीके से साइनसोइडल वेव्स बनती है इसकी। ठीक है, तो इन दो पॉजिटिव पीक पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। जो पॉजिटिव पीक्स है उनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। तो एक्सरेज के केस में ये जो वेवलेंथ है उनकी डिस्टेंस कितनी रहती है? 0.01210 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स नैनो मीन्स होता है 10⁻⁹ ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज क्या रहती है? 0.01 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आंसर इज दिस 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻+19 कूलम, 1.6 × 10⁻23 कूलम, या 1.6 × 10⁻⁻23 कूलम। तो आंसर इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फोर्थ क्वेश्चन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेज। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेज ऑप्शन वर्स फर्स्ट इज न्यूटन, सेकंड इज कूलम, थर्ड इज एम्पेयर एंड फोर्थ इज किलोवाट। देखिए जो न्यूटन होती है वो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है। ऐसा यूनिट मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो फोर्स के लिए नापा जाता है तो किस में नापा जाता है? न्यूटन में नापा जाता है। कूलम किसकी ऐसा यूनिट हो गई? चार्ज की। एम्पेयर किसकी हो गई? करंट की। ठीक है, करंट की जो ऐसा यूनिट हो गई वो कौन सी हो गई? एम्पियर। और बात करें किलोवाट, तो किलोवाट जो ऐसा यूनिट हो गई वो हो गई पावर की। किसकी? पावर की। फिफ्थ क्वेश्चन इज फ्रिक्शनल फोर्सेज। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखिए अपन बात करते हैं 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जितनी भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आ जाता है? देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाता है जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, और ये सब आता है कॉन्टैक्ट फोर्स में। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारे जो जितने भी आते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। तो जितने भी जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, चाहे कोई से भी कॉन्टैक्ट फोर्स हो, वो किस में आते हैं? आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। ठीक है, और जितने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं। किस में आते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स में। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है
ऐसे जहाँ जिस फोर्स को लगाने पे वर्क डन इंडिपेंडेंट रहता है पास से, ठीक है। वर्क डन क्या रहता है, वर्क डन इंडिपेंडेंट रहता है पास से, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो किस में आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं, और जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो किस में आते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं। तो बात करें अपन कौन सा फोर्स पूछ रहे हैं, वो अभी इसमें पूछा फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किस में आएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस इसके दोनों आंसर है कौन से, एक तो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ऑप्शन इज इनर्शिया, एक्शन एंड रिएक्शन, मोमेंटम एंड नन ऑफ दिस। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इनर्शिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो वो है इनर्शिया, ठीक है। यदि बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम भी नहीं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज, वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एक्शन एंड रिएक्शन। ये सब न्यूटन्स ने दिए थे, न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ दिया था इनर्शिया। इनर्शिया का क्या मतलब है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजिशन पे है तो वो रेस्ट पोजिशन में रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका मूविंग पोजिशन में है तो वो मूविंग पोजिशन में रहेगा। एंड इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, ठीक है। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब यदि इसके हम बोले कि F इक्वल टू एम ए, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम इक्वल टू होता है एम वी, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम तो एम वी माइनस एम यू, मतलब यदि ये एम को यदि अपन कॉमन निकाले तो वी माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इन शॉर्ट यदि अपन बात करें एफ इक्वल टू एम ए, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन्स ने दिया था। थर्ड इज एक्शन एंड रिएक्शन, दैट मीन्स एवरी रिएक्शन इज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब यदि आप एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज व्हाट, इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली फोर्स इक्वल टू एम ए। एंड थर्ड इज एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है द फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी की फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। तो ग्रेविटी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो द करेक्ट आंसर इज ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मीजर बाय, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं वी से, ठीक है। वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम नाप सकते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू, तो नाप ही सकता है बिल्कुल, बट गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी नाप सकता है। यदि हम इस गैल्वेनोमीटर को जो आपका सर्किट है उसको यदि सीरीज में जोड़े, गैल्वेनोमीटर को किस में जोड़े, सीरीज में जोड़े, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मीजर हो जाएगा। लेकिन यदि गैल्वेनोमीटर को अपन किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो एमीटर, तो करंट मीजर होता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को यदि पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो एमीटर का काम करता है, और यदि गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो वो वोल्ट मीटर का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर कर सकता है, तो आंसर इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आंसर होगा, गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, क्योंकि उसमें सीरीज और पैरेलल का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। मैंने आपको बताया है कि यदि इसको सीरीज में कनेक्ट किया तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है, और यदि पैरेलल में कनेक्ट किया तो वो एमीटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोड एंगल इज यूजुअली, मतलब मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में एनोड एंगल कितना होता है, तो ये 15 to 20 डिग्री होता है अपना एनोड एंगल, ये याद ही रखना है। द ट्यूब करंट इन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इज मेजर्ड बाय, ट्यूब करंट को अपन किस तरीके से नाप सकते हैं, एम ए का मतलब होता है मिली एमीटर और एम्पियर, तो हम ट्यूब करंट को किस तरीके से नाप सकते हैं, एम ए के फॉर्म में, ठीक है। एंड डेंटल एक्सरे यूनिट्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंटल एक्सरे यूनिट किस में आती है, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, मतलब ऐसी एक्सरे ट्यूब जिसमें एनोड स्टेशनरी रहे, या ऐसी एक्सरे ट्यूब जिसमें जो एनोड है वो रोटेटिंग रहे। तो आंसर इज स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, मतलब जो डेंटल एक्सरे यूनिट्स हो चाहे पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स हो, ठीक है, ये सब आपकी जो कौन से एक्सरे ट्यूब में आएगी, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर ऑफ द आइडल डार्क रूम। यदि अपन डार्क रूम की बात करें तो उसका टेम्परेचर एक फिक्स्ड होता है कि इतना टेम्परेचर होना ही होना चाहिए, तो द आंसर इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डार्क रूम का जो आइडल टेम्परेचर है वो 18 डिग्री होना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी बात करें डार्क रूम की, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो 40 to 60 डिग्री उसकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। आइडल साइज ऑफ द डार्क रूम की बात करें, यदि आपको ये स्क्वायर फीट के फॉर्म में दिया हुआ है तो 100 स्क्वायर फीट 11 इंच, और यदि क्यूबिक फीट के फॉर्म में दिया हुआ है तो 10 × 10 × 10 क्यूबिक फीट के
आंसर होगा आपका कि डार्क रूम की साइज कितनी होती है 100 स्क्वायर फीट और 11 इंच लंबी, ठीक है, एंड 10 इंटू 10 इंटू 10 क्यूबिक फीट। व्हाट इज द वर्किंग डिस्टेंस ऑफ सेफ लाइट व्हेन 15 वोट ऑफ सेफ लाइट इज यूज्ड? क्या वर्किंग डिस्टेंस होगी सेफ लाइट की जब 15 वॉट की सेफ लाइट आप यूज करोगे? देखिए 2 टाइप की सेफ लाइट होती है, एक तो 15 वॉट की जब आप यूज करते हो तो वर्किंग डिस्टेंस क्या है, और एक 25 वोट से ज्यादा की 25 वोट से कम की 25 वोट से कम की सेफ लाइट यूज करते हो तो क्या होता है? देखिए जब आप 15 वोट की सेफ लाइट यूज कर रहे हो तो जो वर्किंग डिस्टेंस होगी वो 0.6 मीटर होगी, तो आंसर इज बी 0.6 मीटर। बट यदि आंसर क्वेश्चन ये आ जाता है कि 25 वॉट की यूज कर रहे हो तो क्या होगी, तो उसका आंसर होता 1.2 मीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 रोंजन इज इक्वल्स टू 1 रोंजन की वैल्यू कूलम पर केजी में किसके इक्वल होती है? तो आंसर इज 2.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर केजी 1 रोंजन की वैल्यू होती है, ये इक्वल टू 1 रोंजन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।